हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 13/12/2023 के लिए। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से, ठीक है, का छूट गया कोई बात नहीं, कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक करके ऑप्शन। करा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। कह रहा है कि इस राष्ट्रीय गंगा नदी पुनर्जीवन संरक्षण और प्रबंधन परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। तो ध्यान देना है कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये क्या है, 1986 का जो अधिनियम था उसके तहत है, पर्यावरण वन और संरक्षण अधिनियम 1986। और ये जो है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ना कि गृह मंत्री। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। तो 12 अगस्त 2011 को एनएमसीजी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है, कराइस ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। ठीक है, करा एनजीआरबीए को वर्ष 2016 में भंग कर दिया गया और उसकी जगह राष्ट्रीय गंगा नदी पुनर्जीवन संरक्षण तथा प्रबंधन परिषद ने ले ली। करा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता था, कथन दूसरा सही नहीं है। ठीक है, और है आगे डिस्क्रिप्शन नहीं। तो आइए देखते हैं दूसरा। कालाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें यह एक धीमी गति से बढ़ने वाली स्वदेशी बीमारी है जो लिस्मैनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। तो ये सही है। यहाँ पे हो सकता है कि धीमी गति से फैलता है कि नहीं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये धीमी गति से ही बढ़ती है। कर इसे काला ज्वार या दमदम ज्वार भी कहते हैं, तो दूसरा भी सही है। कर भारत में लिस्मेनिया डोनोवनी इस बीमारी का कारण बनने वाला एकमात्र परजीवी है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ, अच्छा कितने सही नहीं, सॉरी कितने सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। कह है बीसेरल लिस्मैनियासिस को आमतौर पर काला जार के रूप में जाना जाता है। ये एक धीमी गति से बढ़ने वाली स्वदेशी बीमारी है जो जीनस लिस्मैनिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है, अतः कथन एक सही है। कर इसे काला ज्वार या दमदम ज्वार भी कहते हैं, अतः कथन दो सही है। कर भारत में लिस्मैनिया डोनोवानी इस बीमारी को फैलाने वाला एकमात्र परजीवी है, अतः कथन तीसरा भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था, तो पहला कथन सही है। कर इसे एन गोपाला स्वामी एंगर द्वारा संविधान के प्रारूप में पेश किया गया था, तो ये भी सही है। कर अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद 370 से प्रतिस्थापित कर दिया गया और इसे वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से पेश किया गया था, तो ये तीसरा भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी सभी तीन सही है। चलिए आगे देखते हैं। कर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के केंद्र सरकार के वर्ष 2019 के कदम पर अपना निर्णय सुनाया। इस निरसन ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाले संवैधानिक आदेश को वैध माना। कर जम्मू कश्मीर को छूट प्रदान करते हुए 17 अक्टूबर 1949 को एक अस्थायी प्रावधान के रूप में अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इससे जम्मू कश्मीर को अपना संविधान बनाने की अनुमति प्राप्त हुई और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अतः कथन एक सही है। करा इसे एन गोपालास्वामी अयंगर ने संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 306A के रूप में पेश किया था, अतः कथन दो सही है। कर वर्ष 1954 के राष्ट्रपति आदेश को संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू
आदेश 2019 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। कथन 3 सही है। अनुच्छेद 35 से जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के अस्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यहाँ पे महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, तो ये तो सही है। उसे राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में मतदान का विशेषाधिकार प्राप्त है, तो उसे विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। उसके पास बोलने और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार बरकरार है, तो ये तो सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 सही दिख रहा है ना, ऑप्शन बी। देखते हैं क्या है, तो ऑप्शन बी सही है कि महाधिवक्ता के विषय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। भारत में महाधिवक्ता राज्य का उच्च विधि अधिकारी होता है। कथन पहला सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके पास राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय में खुद को पेश करने का पूर्ण अधिकार है। उसके पास राज्य विधानमंडल अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा शुरू की गई किसी भी समिति की कार्यवाही में मतदान के विशेषाधिकार का अभाव है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। हालांकि उसके पास बोलने तथा इन कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार बरकरार है। अतः कथन तीसरा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मम्मीफाइड बबून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पापियो अब अनुविस और पापियो हम्ब्राद्रियास दोनों बबून की प्रजातियां हैं, तो ये तो पहला सही है। IUCN रेड लिस्ट में उन्हें गंभीर रूप से रूपप्राय के रूप में दर्ज किया गया है। तो ध्यान के IUCN रेड लिस्ट में जो है गंभीर रूप से रूपप्राय के रूप में नहीं, कम गंभीर खतरे के रूप में क्या है, इसको क्या किया गया है, लिस्टेड किया गया है। तो हो जाएगा केवल ये आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बबून पुरानी दुनिया के बंदर हैं जो पापियो वंश का हिस्सा है। पापियो अनुबिस और पापियो हमाद्रियास दोनों बबून की प्रजातियां हैं। पापियो अनुबिस सबसे व्यापक रूप से वितरित बबून प्रजाति है जो अधिकांश मध्य उप सहारा अफ्रीका में पाई जाती है। पापियो हमाद्रियास अफ्रीकी महाद्वीप पर दक्षिणी लाल सागर के क्षेत्र इथियोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया में पाया जाता था। कथन एक सही है। IUCN रेड लिस्ट में उन्हें कम जोखिम कम चिंतनीय का दर्जा दिया गया था। कथन 2 सही नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क MTF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, कितने कथन सही है ढूंढना है। MTF विवरण अंतर्निहित मान्यताओं और जोखिमों के साथ साथ व्यय संकेतकों के लिए 3 वर्ष के रोलिंग लक्ष्य निर्दिष्ट करती हैं। यह विवरण राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा 3 के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो 1, 2 दोनों सही है। MTF विवरण बजट दस्तावेज का हिस्सा है, तो ये बजट के समय पेश नहीं किया जाता है, बजट दस्तावेज का हिस्सा नहीं है। आगे आने वाले मानसून या फिर उससे आगे वाले में पेश किया जाता है, जनरली मानसून वाले में ही, मानसून सत्र में। तो एक गलत है, एक सही है, 2 सही है, तीसरा गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क MTF विवरण अंतर्निहित मान्यताओं और जोखिमों के साथ साथ व्यय संकेतकों के लिए 3 वर्ष के रोलिंग लक्ष्य निर्दिष्ट करते हैं। अतः कथन एक सही है। यह विवरण राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा 3 के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। ठीक है, पहला भी सही था। यह विवरण शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, सब्सिडी और पेंशन इत्यादि सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यय का अनुमान प्रदान करता है। यह विवरण बजट प्रस्तुत किए जाने वाले सत्र के बाद प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर वह मानसून सत्र होता है। यह बजट दस्तावेज का हिस्सा नहीं है। अतः कथन तीसरा सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां तथा छूट है। तो विशेषाधिकार में ये सही है। कितने सही है ये ढूंढना है।
कह रहा है इन विशेष अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में परिभाषित किया गया है, इतना में नहीं। कह रहा है इन विशेष अधिकारों के तहत संसद सदस्य को अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान किए गए किसी भी बयान अथवा किए गए कार्य के लिए नागरिक और आपराधिक दायित्व दोनों में छूट दी गई है। तो नागरिक वाले में तो छूट दिया गया है, लेकिन ये आपराधिक में छूट नहीं दिया गया है, तो इसके कारण ये भी गलती हुआ, ये भी तो गलत हो ही रहा है, तो केवल एक ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। संसदीय विशेषाधिकार। कह रहा संसदीय विशेषाधिकार का आशय संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूट प्रदान करने से है। अतः कथन एक सही है। कह रहा इन विशेषाधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में परिभाषित किया गया। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। कह रहा इन विशेषाधिकारों के तहत संसद सदस्यों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दिए गए किसी भी बयान या कार्य के लिए किसी भी नागरिक दायित्व से छूट दी गई। यह कथन तीसरा सही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपराधिक दायित्व नहीं है। कर विशेषाधिकार का दावा तभी किया जाता है जब व्यक्ति सदन का सदस्य हो। कर जब वह सदस्य नहीं होता है तो उसके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति संसद को प्रदान की है। तो ध्यान देना है कि गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति संसद को प्रदान की है। तो ये क्या है, गोलकनाथ जो मामला था उसमें ये कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान में संशोधन करने की शक्ति से रोकता था। ठीक है, पूर्ण शक्ति नहीं दिया गया था, तो ये गलती है। यहाँ पर रिवर्स कर दीजिए कि शंकर प्रसाद मामले और सज्जन सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। ये बताया था कि शक्ति है, लेकिन ये कहा था कि शक्ति नहीं है मौलिक अधिकारों में संशोधन का। यहाँ पे पूर्ण शक्ति जब दे दिया है तो उसमें मौलिक अधिकार भी तो आएगा। इस कारण से ये रिवर्स रूप में गलती हो जा रहा है। रिवर्स रूप में करेंगे तो सही हो जाएगा। कर केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि उस संशोधन से संविधान की मूल संरचना में कोई बदलाव ना होता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही है, तो केवल एक सही हो रहा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर शंकरी प्रसाद मामले 1951 और सज्जन सिंह मामले 1965 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति संसद के पास है। अतः कथन एक सही नहीं है। कर हालांकि गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा कि नहीं कर सकती, इस कारण से ये गलत हो गया था और ये सही, ये रिवर्स कारण यहाँ भी है। शंकरी प्रसाद मामले 1951 और सज्जन सिंह मामले 1965 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति संसद के पास है। ठीक है, आगे है और संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संविधान सभा के पास हो गया था। कथन दूसरा सही नहीं है। आगे क्या है, आगे है केशवानंद भारती मामला। ठीक है, केशवानंद भारती मामला। कह रहा 24 अप्रैल 1973 को 7:6 के मामूली बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसमें बहुमत ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना में नागरिकों को दिए गए गारंटी के तहत सामाजिक आर्थिक दायित्वों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि इस तरह के संशोधन से संविधान की मूल संरचना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ता हो। अतः कथन तीसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं। कर जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति कितने सही है। कर यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। फिर इसकी अध्यक्षता जय प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव द्वारा की जाती है। दोनों कथन सही नहीं है। ठीक है, ये पर्यावरण वन संरक्षण मंत्रालय ये सब कुछ है उससे है। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी सही है। करा जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। करा यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, यहाँ पे उसको शॉर्टकट में बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, के तहत कार्य करता है। अतः कथन एक सही नहीं है। कर यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में
खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करैया समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों और उत्पादों के मुक्त होने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए भी उत्तरदायी है। करह GEAC की अध्यक्षता MOEF एंड CC के विशेष सचिव अपर सचिव द्वारा की जाती है और सह अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। तक दूसरा सही नहीं है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NPA से आज से उन ऋणों अथवा अग्रिमों के वर्गीकरण से है जो डिफॉल्ट हैं अथवा मूलधन या ब्याज के निर्धारित भुगतान पर बकाया हैं। तो पहला कथन सही है। कर प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात किसी बैंक की जोखिम भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के संबंध में उसकी पूंजी का अनुपात है। कितने सही है ढूंढना है। तीसरा भी पढ़ते हैं। पूंजी पर्याप्तता अनुपात से तात्पर्य खराब ऋणों के कारण होने वाले संभावित नुकसान को कवर करने के लिए बैंकों द्वारा अलग रखे जाने वाले धन के निर्धारित प्रतिशत से है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात को यहाँ पे ले आइए और पूंजी पर्याप्तता अनुपात को यहाँ पे, दोनों एक दूसरे को रिवर्स कीजिएगा तो कथन सही होगा, अन्यथा ये गलत है। तो केवल एक यहाँ भी सही होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आइए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कर गैर निष्पादित परिसंपत्ति कर NPA से आज से उन ऋणों अथवा अग्रिमों के वर्गीकरण से है जो डिफॉल्ट हैं। कर अथवा मूलधन या ब्याज के निर्धारित भुगतान पर बकाया है। अतः कथन एक सही है। ज़्यादातर मामलों में ऋण को गैर निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया गया है जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिन की अवधि के लिए नहीं किया गया हो। प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात कर यह खराब ऋणों के कारण होने वाले संभावित नुकसान को कवर करने के लिए ये बैंक द्वारा अलग रखे जाने वाले धन के निर्धारित प्रतिशत को संदर्भित करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। कर पूंजी पर्याप्तता अनुपात कर यह किसी बैंक की जोखिम भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के संबंध में उसकी पूंजी का अनुपात है। इसे कैपिटल टू रिस्क भारित परिसंपत्ति अनुपात के रूप में जाना जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो आज हमने देख लिया 10 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले दिन फिर 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।